जोहार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग शानदार होंगे और आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों, झारखंड उत्पाद सिपाही का आज प्रैक्टिस सेट साइंस का करने वाले हैं और आज प्रैक्टिस सेट संख्या 3 करने वाले हैं। तो पिछला हमने 1 और 2 करा दिया है और आज 3 होने वाला है प्रैक्टिस सेट। तो अगर आप पहला और दूसरा नहीं देखे हैं तो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो क्लास में आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा देर ना करते हुए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी थोड़ी हेल्प या मदद मिल जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ दिन बाकी हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हुए यह प्रैक्टिस सेट संख्या हमने चलाया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच ये रहा, खट्टे दूध या दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध में मौजूद लैक्टोज शर्करा जब बैक्टीरिया द्वारा किण्वित होती है तो वह लैक्टिक एसिड में बदल जाती है, जिससे दूध खट्टा हो जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, पीयूष ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो हमारा यकृत हो जाएगा, लिवर हो जाएगा। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त का निर्माण करती है और शरीर के विषैले पदार्थों को खत्म करने में मदद करती है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। और आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस घटना के कारण दिखाई देता है? जो आकाश का हमारा नीला रंग जो दिखाई देता है, जिसे दिन में देखते हैं हम, तो वह नीला रंग किसके कारण दिखता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिकिरण या प्रकाश का विवर्तन? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का परिकिरण के कारण आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है तो धूल के कणों और हवा के अणुओं द्वारा नीले रंग का परिकिरण फैलाव सबसे अधिक होता है, इसीलिए आसमान हमें नीला दिखाई देता है। अगर दोस्तों यहाँ नीले रंग की जगह अगर कोई और परिकिरण रंग होता तो आसमान हमें उस रंग का दिखाई देता, लेकिन नीले रंग का परिकिरण फैलाव सबसे अधिक होता है, इसके कारण हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न संख्या 4, सोना को घोलने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वा रेजिया, नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? कौन सा अम्ल के द्वारा सोना को घोलने के लिए मिश्रण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा एक्वा रेजिया, अम्लराज। इसी के द्वारा सोना को घोलने का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, एक्वा रेजिया सांद्र ये जो है मिश्रण वो HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का 3:1 का मिश्रण होता है। ये दोस्तों जानना आप लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाता है कि वो जो मिश्रण होता है वो कितने अनुपात में रहता है। तो आप लोग को बताना है, आप लोग को यही आंसर करना कितने 3:1 में इसका मिश्रण होता है, जो सोने जैसी महान धातुओं को भी गला सकता है। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तांबा का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है या लोहा का बना होता है? किसका बना होता है दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। दोस्तों, अब जो LED बल्ब है उसमें टंगस्टन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो देखते होंगे रेड कलर का जो पहले बल्ब जो जलता था, उस बल्ब में यह टंगस्टन का प्रयोग होता है। दोस्तों, टंगस्टन का जो गलनांक होता है बहुत अधिक होता है, लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके कारण यह अत्यधिक गर्म होने पर पिघलता नहीं है और प्रकाश देता है, इसीलिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? जेनेटिक्स का जो है जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, लेमार्क या अरस्तू? क्या होगा इसका आंसर? तो अनुवांशिकी का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके वंशानुगति के नियम दिए थे, इसलिए उन्हें अनुवांशिकी का पिता, द फादर ऑफ जेनेटिक भी कहा जाता है।
चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? चलिए, बहुत आसान प्रश्न है, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, विटामिन के जो है वो प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में मदद करता है, जो चोट लगने पर खून को बहने से रोकने के लिए थक्का बनाने में जरूरी होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड? इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। दोस्तों, नाइट्रिक ऑक्साइड को सूंघने पर हंसी आती है और इसका उपयोग चिकित्सा के हल्के एनेस्थेसिया के रूप में भी किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। शुष्क बर्फ से ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं, वास्तव में क्या है? जमा हुआ पानी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन या जमा हुआ पारा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है वो ठोस मात्रा में जब हो जाता है, ठोस जब उसका आकार ले लेता है तो शुष्क बर्फ बन जाता है, जिसे हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत? किस नियम पर रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है? चलिए दोस्तों बताइए, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा न्यूटन का तृतीय नियम के अनुसार। यानी कि दोस्तों, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जब कोई भी वस्तु आगे बढ़ती है तो उतनी प्रक्रिया के साथ पीछे भी बल लगाती है, लगाते हुए आगे बढ़ती है। तो इसलिए रॉकेट जो है न्यूटन का तृतीय नियम के अनुसार काम करता है। चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, अग्नाशय, प्लीहा या गुर्दा? कहाँ होगा? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों, हमारे शरीर में जो इंसुलिन का निर्माण होता है वो अग्नाशय, पेंक्रियाज में ये बनता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है, जो खून में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। चलिए, आशा है कि आप लोग सही आंसर कर रहे होंगे सब चीज, क्योंकि इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके उत्पाद सिपाही के एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि एग्जाम अभी कुछ दिनों बाद ही होने वाला है। तब तक लगभग 20 प्रैक्टिस सेट के साथ आप लोगों को कंप्लीट हम करा देंगे। और देखिएगा कि साइंस का जो भी क्वेश्चन आएगा, आपका क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन रिलेटेड क्वेश्चन ही रहेगा आप लोगों के लिए। दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर या रॉबर्ट कोच? इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, पेनिसिलिन का जो खोज किया था वो हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उन्होंने किया था। एडवर्ड जेनर का पूछा जाए तो चेचक के टीके का जो खोज किया था वो एडवर्ड जेनर ने किया था। चलिए दोस्तों, ये जो किया था पेनिसिलिन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवाई पेनिसिलिन की खोज की थी। बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड मापने की इकाई क्या है? यानी कि दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता हम किससे मापते हैं? हर्ट्ज से, डेसिबल से, वाट से या कैंडेला से? क्या होगा इसका आंसर? बताइए, आप लोग बताइए। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं। सामान्य अगर बातचीत जो होती है उस कितने डेसिबल होती है, तो वो लगभग 60 डेसिबल की होती है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 की ओर आगे बढ़ते हैं। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन है। और जिसे ये ऑप्शन कहीं कहीं आपका रासायनिक परिवर्तन रहेगा या ऑक्सीकरण रहेगा, तो ऑक्सीकरण भी सही हो जाएगा और रासायनिक परिवर्तन भी सही होगा।
चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? यानी कि दोस्तों, जो पश्च दृश्य होता है जिसे हम पीछे की ओर देखते हैं, जो शीशा लगा होता है, उस शीशे में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या बेलनाकार दर्पण? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, गाड़ियों के पीछे देखने के लिए गाड़ी में जो लगा होता है शीशा, उसमें से उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और टीन का है, तांबा और जस्ता का है, तांबा और लोहा का है, जस्ता और टीन का है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा और जस्ता का यह मिश्रण है, जिसके द्वारा ही पीतल का निर्माण होता है। जब तांबा और जस्ता मिलाया जाता है तब पीतल बनता है। जबकि दोस्तों, तांबा और टीन से कांसा का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी का? बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है और ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोजले साहब ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। और दोस्तों, अभी वर्तमान में जो हम पढ़ रहे हैं, जो एटॉमिक नंबर के अनुसार जो परमाणु क्रमांक तत्व का जो शेड्यूल दिया गया है, वो मोजले साहब के द्वारा ही दिया गया था, जो वर्तमान में अभी मान्य है। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का जो दिया था सिद्धांत, वो किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, गैलीलियो, सर आइजैक न्यूटन या सीवी रमन? किसने दिया था? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। न्यूटन ने बताया था कि ब्रह्मांड में हर पिंड एक दूसरे की ओर आकर्षित करता है, और जहां F का फॉर्मूला दिया था G/m1, F बराबर G/m1 m2 बटा r2, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 20वां नंबर क्वेश्चन, जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न होने वाला है। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? जो मैक्सिमम डेंसिटी होता है जल का, वो कितने डिग्री पर होता है? 0 डिग्री पर, 100 डिग्री पर, 4 डिग्री पर या -4 डिग्री सेल्सियस पर? किस पे होता है? दोस्तों, जो जल का अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। पानी का व्यवहार अजीब होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन सबसे कम और घनत्व सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों, आज का 20 क्वेश्चन हमारा हो चुका है, 20 क्वेश्चन कंप्लीट। और आप लोग का जो एग्जाम में एक्साइज कांस्टेबल में पूछा जाएगा, वो 20 क्वेश्चन ही साइंस में पूछा जाएगा। तो आप लोग कमेंट में बताइए नीचे कि आप लोग कितना स्कोर किए हैं। आप लोग 20 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस सेट आज कराएं, तो आप लोग बताइए नीचे कमेंट में बताइए, एकदम निश्चित बता के जाइए, ताकि थोड़ी हमें भी जानकारी हो जाए कि आप लोग कितना कर पा रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि कितना आप लोग किए हैं। और आज प्रैक्टिस संख्या 3 हमने कंप्लीट कर दिया, और कल आगे भी होगा, फिर परसों आगे भी होगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं कल फिर प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।